हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट से साइंटिफिक हेल्थ वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम मोटे तौर पे जो बात करने वाले हैं वो ये समझाने की कोशिश करेंगे आपको। आप समझोगे या नहीं समझोगे पता नहीं, या मैं कितना इफेक्टिवली आपको समझा पाऊँगा इस बात को, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको ये समझाने के लिए कि किन सिचुएशन में आपको अपना ब्लड प्रेशर या बीपी कंट्रोल करने के लिए होम रेमेडी, जो घरेलू नुस्खों पे निर्भर नहीं करना है। आपको डॉक्टर को जाकर दिखाना है, आपको कोताही नहीं बरतनी है, क्योंकि हॉस्पिटल में ना जाना, दूसरा सही स्टेप ना लेना, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर इस पर्सनल चॉइस की वजह से अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप तो पसर जाओगे हॉस्पिटल के बेड पे, लेकिन जो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपके लव्ड वन को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, और वो कई तरह से खामियाजा भुगतना पड़ता है। चाहे वो आप पैसों की बात कहे, चाहे टाइम की बात कहे, चाहे मेंटल स्ट्रेस की बात कहे, सब एंगल से। और कभी कभी तो इंसान से हाथ भी धोना पड़ जाता है, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है। और मैं ये बात कह के आपको डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आप बीपी अगर आपको हो गया तो आपको होम रेमेडी या घरेलू नुस्खे नहीं फॉलो करने चाहिए, लेकिन उसका एक सही समय है, और उस सही समय निकलने के बाद में आपको घरेलू नुस्खे नहीं यूज़ करने चाहिए। तो घरेलू नुस्खे यूज़ करने से पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए क्या आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं। बहुत सारे लोग घरेलू नुस्खों को, यूट्यूब है, चाहे अब गूगल है, घरेलू नुस्खों को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं, और हम भी कहीं ना कहीं अपने आप में इस बात को यकीन भी नहीं करना चाहते कि भाई आपको बीपी का प्रॉब्लम हो गया है या शुगर का प्रॉब्लम हो गया। हम उस अपनी जो सेल्फ ईगो से ही लड़ते रहते हैं, नहीं मुझे नहीं हुआ, मैं तो घरेलू नुस्खे ले लूँगा, मैं तो ठीक हो जाऊँगा जो भी है। और जो दो चार लोग हैं जो वाकई एलिजिबल थे घरेलू नुस्खे आजमाने के लिए, और उनका बीपी थोड़ा कंट्रोल भी हो गया, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर ली, तो वो लोग प्रमोट भी ऐसे करते हैं, और उनको देखा देखी बाकी सब लोग भी उस भीड़ में चल पड़ते हैं। तो आपको अगर घरेलू नुस्खे आजमाने हैं, आजमाइए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहीं आप उस स्टेज में तो नहीं है जहाँ पर घरेलू नुस्खे काम ही नहीं करेंगे। तो बस मैं यही कोशिश करूँगा इस वीडियो में बताने के लिए। मैं आपको हैंकी पैंकी कुछ चीज़ें नहीं बताऊँगा, मोटी मोटी बातें करूँगा कि बीपी के बारे में आपको पता ही है कि कितना एक नॉर्मल रेंज होती है 120/80। वो 120/80 बीपी आम तौर पर किसी का मिलता नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने जो अपने मेडिकल करियर में इतने लोगों का बीपी किया होगा, किसी से भी पूछ ली, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट है, 120/80 वो बहुत ही कम लोगों का मिलता है। तो इससे थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट 120/80 नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है, कट ऑफ मानी जाती है कि इतना बीपी है, इसके आसपास बीपी है तो वो नॉर्मल रेंज में रहेगा। अब ये जो है 120/80 जो है, 120 होता है हमारा सिस्टोलिक बीपी, जब हमारा दिल जो है मजबूती से सिकुड़ के खून को बाहर की तरफ फेंकता है, इसको सिस्टोलिक बीपी कहते हैं। और जब वो रिलैक्स करता है तो उस टाइम पे उसके अंदर कितना प्रेशर होता है, उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सो इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है हमने, वो जाकर भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक लोअर रेंज भी होती है कि, और वो एज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जो है कई लोगों में फिक्स भी हो जाती है। कई लोग बोलते हैं कि मेरा बीपी तो 100 और 60 के बीच में रहता है, या 90 और 60 के बीच में भी रहता है। तो अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो शायद आपकी एज के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से ये थोड़ा सा कट ऑफ वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है, बट हम लोग नॉर्मल रेंज जो मानते हैं वो 120/80 को नॉर्मल रेंज मानते हैं। अब जब किसी को बीपी होता है तो सबसे पहला रिएक्शन ये होता है कि वो मानते नहीं है, क्योंकि वो बीपी को साइलेंट किलर भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि धीरे धीरे मारता है, आपको एहसास नहीं होने देता है। आपको ये भी पता लग गया कि आपका बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपके मन में एहसास नहीं होने देता, क्योंकि ये सिम्टम दिखाने में, लक्षण दिखाने में समय लेता है। आपकी गाड़ी चलती रहती है और आपको लगता है कि मेरे को तो बीपी की प्रॉब्लम नहीं, और फिर एकदम से गाड़ी रुकती है और फिर आप पहुँचते हो हॉस्पिटल, फिर आती है दिक्कत, और फिर उसको मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपने अब शुरू कर दिया होम रेमेडी, आपने यूट्यूब पे वीडियो देखे, वीडियो देखने के बाद उनका कह रहे तो बहुत सही बात है, ये सारी चीज़ें तो घर पे अवेलेबल होती है, मैं खाऊंगा, ये खाऊंगी तो मेरा बीपी कंट्रोल रहेगा। अच्छी बात है, होते भी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे बीपी कंट्रोल करना आसान होता है। बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स होती है जिनसे बीपी को नॉर्मलाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, वो नॉर्मलाइज भी करती है हमारे बीपी को, लेकिन आपको स्टेज पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जैसे नमक खाने से बीपी बढ़ता है। नमक के अंदर सोडियम होता है और सोडियम की वजह से आपका बीपी बढ़ता है। और जो आम तौर पे जो रेगुलरली अगर सॉल्ट की बात करी जाए, सॉल्ट के अंदर जो सोडियम और क्लोराइड होता है, सॉल्ट की बात करें तो सोडियम कंपोनेंट हम इम्पोर्टेंट देखते हैं,
क्योंकि वही वाटर रिटेंशन करता है हमारी बॉडी में वाटर रिटेन करेगा और धीरे धीरे करके बीपी बढ़ना शुरू करता है। तो सोडियम की जो नॉर्मल वैल्यू है, एक इंसान को एक दिन में कितना खाना चाहिए, 1500 ग्राम से लेके 1500 मिलीग्राम से लेके 2300 मिलीग्राम तक। यानी कि आप ये देख लो कि जो आपका जो चम्मच होता है वो आधे से थोड़ा फालतू, जो टीस्पून होता है वो आधे से थोड़ा फालतू, वो टीस्पून होता है वो 5 ml वाला होता है छोटे वाला, वो आधे से थोड़ा फालतू होता है। इतना ही नमक आपको नॉर्मली चाहिए। तो फिर क्या करते हैं लोग कि बोलेंगे कि मेरा तो नमक मैंने कम कर दिया है, नमक कम कर दिया। मैं नमक छोड़ो, कम क्या करना है, एक काम करते हो, नमक ही क्यों खाना है जो ये फालतू का बोलते हैं कि लो सोडियम है या ये सोडियम है, जो घर में आता है आयोडाइज सॉल्ट, इसको खाना ही क्यों है। मैं दूसरे सॉल्ट खाता हूँ, मैं रॉक सॉल्ट खाता हूँ, मैं हिमालयन सॉल्ट खाता हूँ, पिंक सॉल्ट खाता हूँ, या मैं कोशर सॉल्ट खाता हूँ। तो अलग अलग तरह के सॉल्ट की फिर बात होती है। मैं नेचुरल सॉल्ट खाता हूँ, ठीक है, मैं सेंधा नमक खाता हूँ। फिर वो क्या करता है कि अब टेस्ट जो आपका बना हुआ है, तो उस चक्कर में लोग ज़्यादा सॉल्ट भी खाते हैं। सॉल्ट चाहे आप कोई खाइए, चाहे जो है स्वर्ग से उतर के भी अगर कोई सॉल्ट आया है तो उसमें भी होगा सोडियम और पोटाशियम, और सोडियम और क्लोराइड ही होगा। तो सोडियम क्लोराइड है कि सोडियम जितना ज़्यादा खाओगे आपका बीपी बढ़ेगा। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर होम रेमेडी में आप ये चीज़ कर रहे हो तो ये बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये बहुत बड़ी गड़बड़ कर सकता है। सॉल्ट जो खा रहे हो आप वो खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी अमाउंट जो है वो आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो भी सॉल्ट खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए उसके अंदर सोडियम कितना है। सॉल्ट कम कितना करके हम कितना सॉल्ट खा लेते हैं, और सोडियम को कम करने के तरीके क्या क्या हैं, सॉल्ट को कम करने के तरीके क्या क्या हैं, इस पर भी वीडियो बनाया है। और आप लोगों की मेहरबानी से मैंने वीडियो काफ़ी टाइम पहले डाला था, उस पर सिर्फ 14 लोगों ने देखा है। मैं उम्मीद करता हूँ 14 लोगों को तो बेनिफिट हुआ होगा। अगर आप रह गए हैं तो आप भी देख लीजिए जाके, शायद आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो नमक कम करते हैं। फिर जैसे आपकी रूटीन ओवरऑल एक्सरसाइज से काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलता है आपको, कि अगर आप हर रोज़ 30 मिनट भी ब्रिस्क वॉक करते हैं, हफ्ते में 150 मिनट ब्रिस्क वॉक करते हैं, सो बीपी ही नहीं, आपका हार्ट, आपका माइंड, आपके ओवरऑल फिजिक, सब चीज़ों में आपको ओवरऑल बेनिफिट मिलता है। आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, और स्ट्रेस लेवल बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है। फिर आप अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए, उनसे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब ये तो हो गया कि जो हम लोग तरीके आजमाते हैं। फिर आप आयुर्वेदिक तरीके आजमाते हैं, होम्योपैथिक तरीके आजमाते हैं, जड़ी बूटियाँ खाते हैं, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। क्योंकि जो अल्टीमेटली जो सॉल्ट बनते हैं, दवाइयों के जो सॉल्ट बनते हैं, जो टैबलेट फॉर्म में आते हैं, वो भी बेसिकली कहीं ना कहीं प्लांट से सोर्स होते हैं। वहाँ से वो केमिकल की आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर वो केमिकल लैब में बनाया जाता है। सो ये कहना कि नहीं उनसे फ़ायदा नहीं होता, वो होता है, बट प्रॉब्लम उनमें क्या होती है कि हम मान के चल जाते हैं कि ये तो नेचुरल चीज़ है, जितनी खाएंगे उतना ही फ़ायदा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको यकीन नहीं आता मेरी बात में? आप एक काम करिए, जो है लेमन है वो जो है नेचुरल चीज़ है, हमें कुदरती तौर पर मिलता है हमको नींबू। आप एक काम करिए, आधा गिलास नींबू का रस पी के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि जो नेचुरल चीज़ में भी अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लिया जाए तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो वैसे ही दवाइयों में भी होता है। अगर आयुर्वेदिक हर्ब यूज़ कर रहे हो तो उसकी लिमिट क्रॉस करोगे तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा, ठीक है। अब जब आप ये सोच रहे हो कि ये चीज़ नेचुरल है तो मैं खूब खाऊंगा तो मेरा कंट्रोल हो जाएगा, अब जब आपको ये नहीं पता है कि कब तक कंट्रोल करना, कब क्या कंट्रोल माना जाएगा, तो अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ आता है तो पहले तो आपको मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है कि बीपी मुझे अपना मॉनिटर करना है, और मॉनिटर करने के बाद में जो आपको घरेलू इस्तेमाल करना है वो पता होना चाहिए कब करना है कि नहीं करना। अगर आपका बीपी देखिए 180 और पहली बार चेक कर रहे हैं 180 और 120, यानी कि आपका 170-100 के ऊपर आपका बीपी आपको मिल रहा है पहली बार चेक करने से, सो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि इस गड़बड़ में मत फंसिए। मैं इसको थोड़ा और नीचे लेके आता हूँ। अगर आपका बीपी शुरुआत में पहली बार चेक करने से आपको 140-90 से ऊपर मिल रहा है तो आप प्लीज़ अपने घरेलू उपाय इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से जाके मिलिए, क्योंकि आपको ये ज़रूर जानना पड़ेगा कि बीपी आपका बढ़ क्यों रहा है। क्या आपके लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ रहा है, कि आप जो है लिथार्जिक है, या आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप ज़्यादा बैठने का रहने का काम है, या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप काम ऐसा करते हैं, आपका डाइटरी पैटर्न सही नहीं है, या आपकी फैमिली में कोई डाइटरी जो फैमिली हिस्ट्री है बीपी की, उसकी वजह से तो आपका बीपी नहीं बढ़ रहा है, तो पहले रूल आउट करवा लीजिए, जड़ तक जाइए, समझिए कि किस वजह से आपका बीपी बढ़ रहा है। अगर ऐसी वजह से बढ़ रहा है जिसको आप अपने घरेलू से कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आप उसके बारे में भूल जाइए। ये घरेलू उपाय जो है सपोर्ट कर सकते हैं, बट उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से। तो अब क्या है कि आपको जब आपने चेक करवाने गए तो आपका बीपी अगर 140-90 से ऊपर आ रहा है तो आपको ये घरेलू उपाय से पहले अपने डॉक्टर से पता करवाना चाहिए कि किस वजह से है। अगर मान लीजिए आपके किडनी प्रॉब्लम की वजह से आपका बीपी कंट्रोल नहीं, बीपी बढ़ गया है,
तो अब घरेलू उपाय से क्या होगा, आपकी किडनी पे भी असर पड़ेगा। तो आपके घरेलू उपाय से आपको बचना चाहिए, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। पहले किडनी की प्रॉब्लम को मैनेज करना चाहिए, फिर आपका बीपी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, उसके लिए आपको दवाई लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो किडनी प्रॉब्लम को कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर जैसे बहुत सारे फैमिली में अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम रहेगी। तो अगर आपका ये देखना पड़ेगा कि भाई आपको माइल्ड हाइपरटेंशन या प्री हाइपरटेंशन है, उस समय में आप जो है आपका घरेलू तरीके अपना सकते हैं। इसलिए अगर आपको कोई किस तरह के लक्षण लगते हैं कि सर में दर्द आना, चक्कर आना, वोमिटिंग जैसी फीलिंग होना, जो किसी और चीज़ से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास जाइए। फैमिली हिस्ट्री अगर आप में है तो आप ये बात करिए कि कब मुझे घरेलू उपाय इस्तेमाल करे जा सकते हैं। और घरेलू उपायों में ज़्यादातर दवाइयाँ नहीं आती है, आपके खान पान की चीज़, आपकी लाइफस्टाइल और आपकी एक्सरसाइज और सॉल्ट, ये 3-4 चीज़ें आती है। इसके अलावा बाकी चीज़ों को घरेलू उपाय के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप प्रेग्नेंट है और आपका बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और आपके घर में किसी का बीपी बढ़ा हुआ था और उसने घरेलू उपाय किए तो वो ठीक हो गया था, आपको भी बोलेंगे कि आप अपना बीपी जो है घरेलू उपाय इस्तेमाल करके कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, बहुत सारी प्रेग्नेंट फीमेल में पहली बार पता लगता है कि उनको बीपी है जब वो प्रेग्नेंट होती है। इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्लीज़ 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 इसके लिए आप घरेलू उपाय के चक्कर में मत फंसिए। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करिए, क्योंकि इसका सीधा असर पड़ेगा आपके बच्चे पे कई तरह का असर पड़ सकता है। समय से पहले पैदा होना, बच्चे के हार्ट पे असर होना, बच्चे को आपके खुद के ऊपर प्रॉब्लम होना, बच्चा डिलीवरी के टाइम पे आना, एक्लेम्सिया होना जिसमें दौरे तक पड़ सकते हैं, जिसमें बच्चा और माँ दोनों को खतरा हो सकता है। तो अगर प्रेग्नेंट फीमेल है और अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो घरेलू उपाय के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए आपको अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, दिल की प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपका पहले से इलाज चल रहा है और फिर आपको पता लगता है आपका बीपी भी बढ़ा हुआ, प्लीज़ घरेलू उपाय के चक्कर में मत फंसिए। डॉक्टर को दिखाइए, कंसल्ट कीजिए और उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करवाइए उनसे। और अपने घर में भी बीपी इंस्ट्रूमेंट लेके आइए, अपनी रेगुलर मॉनिटरिंग करिए। अननेसेसरी जो है घरेलू उपाय के चक्कर में मत फंसिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। फिर जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ है, पुराने टाइम से डायबिटीज़ है, शुगर आपका कंट्रोल नहीं है, साथ में आपको बीपी का भी प्रॉब्लम है, आपको पता लगा कि आपका बीपी का प्रॉब्लम है, तो शुगर के मरीजों को तो बीपी अपना वैसे मॉनिटर करना चाहिए। अब आपका शुगर जो है, शुगर के साथ शुगर कंट्रोल चल रहा है लेकिन आपका बीपी बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो अपने डॉक्टर से बात करिए। अपने घरेलू उपचार मत शुरू करिए, क्योंकि घरेलू उपचार से आपके हो सकता है शुगर लेवल पर भी असर पड़े और बीपी भी कंट्रोल ना हो। ठीक है, अब देखिए आप घरेलू उपचार करने के लायक हैं। आपका बीपी 140 और 90 से नीचे है और आपके घर में कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, आपको कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं है या प्रेग्नेंट नहीं है, तो आप अपना घरेलू उपचार करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आपका वेट कम करेंगे तो बीपी भी कंट्रोल होने लग जाएगा। अब जब आप कोई घरेलू उपचार इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस सिचुएशन में अब आपको लगेगा कि घरेलू उपचार काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस नहीं कर पाए हैं तो फिर तो बीपी वैसे ही कम नहीं होगा। तो आप घरेलू उपचार शुरू कर दिया तो बीपी भी मैनेज करना शुरू कर दिया, कंट्रोल उसको मॉनिटर करना शुरू कर दिया। पेपर पर लिखना शुरू कर देना चाहिए कि मैंने अब ये काम करना शुरू कर दिया है और मैं इतने दिन से मैं कर रहा हूँ और या कर रही हूँ, तो मुझे मेरा बीपी अब इतना रह रहा है। बीपी को चेक करने का एक फिक्स टाइम रखिए, उस टाइम पे अपने बीपी को चेक कीजिए। आराम से बैठिए पहले, फिर जब रिलैक्स हो जाए फिर बीपी चेक करिए। ऐसा नहीं है कि बाहर से आए हैं भाग के या चल के तो बीपी की रीडिंग आपकी अननेसेसरी गलत आएगी, तो वो गलत होगी। सुबह शाम बीपी चेक कीजिए, रीडिंग को चेक करिए, रीडिंग लिखिए, हफ्ते में देखिए, फिर 2 हफ्ते में देखिए। तो अगर आपकी रीडिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है आपके चेंजेस के बाद में तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर आपका बीपी मेंटेन नहीं हो पा रहा, उतना ही मेंटेन है, चेंज नहीं हो रहा है या बढ़ रहा है, तो आपको घरेलू उपचार के चक्कर में मत पड़ना चाहिए। डॉक्टर के पास जाइए, जाके दिखाइए, दवाइयाँ लीजिए। ये बात सही है कि जो एलोपैथिक मेडिकेशन आती है लॉन्ग टर्म यूज़ करने पे उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट आते हैं, बट उससे भी कई गुना साइड इफ़ेक्ट आते हैं जब आप घरेलू उपचार लेते हो अनकंट्रोल्ड। क्योंकि घरेलू उपचार आप लेते हो नेचुरल समझ के और उसकी आपकी कोई बाधा नहीं होती है कि आप कितना ले रहे हो। क्योंकि जो टैबलेट ले रहे हैं, कोई 5 mg की, कोई 10 mg की है, तो उसकी तो अमाउंट फिक्स्ड है ना, आपको डॉक्टर ने बताई है, तो उसी हिसाब से आप अपना दवाई ले रहे हो। लेकिन जो घरेलू उपचार है उसका तो कोई डोज कोई फिक्स नहीं है आपकी। तो अगर आप कोई घरेलू उपचार ले भी रहे हो किसी के कहने पे, तो आपको डोज का भी पता होना चाहिए कितना ले रहे हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। पता नहीं मेरी बात आप तक पहुँची भी कि नहीं पहुँची। मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि अगर किसी भी प्रॉब्लम का घरेलू उपचार लेना है, चाहे लंबी बीमारियों का घरेलू उपचार लेना है, तो आप उससे पहले उसका असल कॉज जानिए। असल कॉज जानने के बाद में ये जानिए कि घरेलू उपचार के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, या कौन से ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको घरेलू उपचार के चक्कर में नहीं पड़ना। सो अगर कोई बंदा यहाँ तक पहुँचा होगा तो उसको शायद बात समझ में आई भी होगी।
अगर आपको बात समझ में आई है तो लाइक करके जाना। अगर बात नहीं समझ में आई है या मैंने आपकी अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट मिनट्स ख़राब कर दिए तो डिसलाइक भी करके जाइएगा, ताकि मैं भी अपनी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करूँ, ताकि अपनी बात को समझाने के तरीके को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।